Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today we shall discuss the new chapter, chapter 9, ray optics and optical instruments. ये आपका एक नया चैप्टर है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है. इससे जो है सबसे ज़्यादा वेटेज का रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिला करके, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों से जो है मिला करके लगभग 16-17 मार्क्स का जो है पूछा जाता है, जो कि किसी एक पर्टिकुलर यूनिट का सबसे अधिक वेटेज है ये बोर्ड के पेपर में. आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है. अब बात करते हैं हम कि इस चैप्टर से क्या क्या चीज़ें हटा दी गई है. तो आपको जब सिलेबस न्यू सिलेबस बताया गया होगा इस साल का, तो इसमें से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हटा दिया गया है. रिफ्लेक्शन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए. इसलिए आप 10th में भी पढ़े हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. फिर आपने रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं. इंसिडेंट रे इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, और दूसरा आपने पढ़ा होगा इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन. ये दो आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा होगा आपने. ये भी आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है 12th में, इस बार सिलेबस में हटाया गया. इसके पहले था, कोविड-19 की वजह से इसको हटा दिया गया सिलेबस रिड्यूस करते समय. फिर रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर आप पढ़ते थे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, ये दोनों हटा दिया गया है. 10th में ये दोनों पढ़े हुए हैं. प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के आप कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं, और स्फेरिकल मिरर में आपने कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से इमेज किस तरह से बनता है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के पोजीशन पर इमेजेस कहाँ बनते हैं, ये आप रिवाइज कर लेंगे. ये भी यहाँ पर सिलेबस में नहीं है, ये भी नहीं है. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी नहीं है. स्फेरिकल मिरर्स और मिरर फार्मूला जो 10th में आप पढ़े थे, मिरर फार्मूला, ये भी सिलेबस में था लेकिन अभी हटा दिया गया है. आपने देखा होगा मिरर फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u. ये जो है आपका v + u, ये आपका मिरर फार्मूला था. ये भी अब सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन आप क्लास 10th में सारी चीज़ें पढ़े हुए हैं. एक बार रिवाइज कर लेंगे, ये हमें नहीं पढ़ना है. हमें सीधा यहाँ पर स्टार्ट करना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. पहला ही टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें जो है यहाँ पे पढ़ना है. सबसे पहले तो ये जानना है कि रिफ्रैक्शन होता क्या है. रिफ्लेक्शन तो आप जानते हैं, जब किसी स्मूथ सरफेस से लाइट टकरा करके उसी मीडियम में फिर वापस मुड़ जाती है, तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं. रिफ्रैक्शन हमें जानना है. तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, आप देखते होंगे जब किसी एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में पास होता है, तो वो अपने पाथ को डेविएट कर लेता है, अपने पाथ से मुड़ जाता है ओरिजिनल पाथ से. उसी फिनोमेना को, द फिनोमेना ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. डेफिनेशन इसका नोट कर लेंगे. द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, तो ये हमारा रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन रहा. इसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझना चाहें, डायग्राम से देखना चाहें, तो यहाँ पर देख सकते हैं. जैसे ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है और ये हमारा नॉर्मल है. इस पर कोई लाइट अगर इंसिडेंट हुआ तो इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे.
इंसिडेंट रे, ये हमारा नॉर्मल है, यानी इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा, इस एंगल को हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल। ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब जब ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट इसमें पास होगी, और लाइट पास होता है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाता है, और यहाँ जो एंगल बनता है ये नॉर्मल है आपका, नॉर्मल से जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो लाइट है वो रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और नॉर्मल। नॉर्मल ये नीचे भी है आपका, इतने सारे पॉइंट्स होते हैं। तो यही जो लाइट है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो उसको लाइट तो सीधे चलती है हमेशा स्ट्रेट पाथ पर, लेकिन इधर ना जा करके वो अपने पाथ से बेंड कर गया, इधर आ गया। इसी फिनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इट्स ओके। अब हमें यहाँ पर देखना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। उससे पहले एक बात और जानना है कि अगर नॉर्मली लाइट इंसिडेंट होता है, कोई लाइट रे सीधे नॉर्मल के क्रॉस आता है तो वो अनडेविएटेड रहता है, डेविएट नहीं होता है, यानी वो सीधा पास हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम फिगर ड्रॉ करें, ये हमारा एक ग्लास स्लैब है, ये नॉर्मल है और लाइट भी इसी रास्ते को पकड़ के आ रही है, तो लाइट सीधे नीचे चली जाएगी, वो अनडेविएटेड होगी। इफ़ द लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मल टू द प्लेन सेपरेटिंग टू मीडिया इज अनडेविएटेड, ये डेविएट नहीं होगा। इट्स ओके। तो अब जो है हम चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। ये क्या क्या नियम है रिफ्रैक्शन के। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो इसके भी जो है दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ये है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incident all lies in the same plane. Incident ray, refracted ray and normal at the point of incidence all lies in the same plane. ये तीनों रेज जो है, तीनों जो लाइनें होती हैं वो एक ही प्लेन में होती हैं, सेम प्लेन में होती हैं। ये आपका जो है फर्स्ट लॉ है। और सेकेंड लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ the ratio of sine of angle of incident incident to the sine of angle of refraction is always constant. Constant and called refractive index of the medium.
refractive index of the medium. देखिए, the ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction is always constant. यानी कि हम मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं, दैट इज साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, ये म्यू है और इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. ठीक है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का. तो इस तरह से ये दो जो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मिल गया. जैसे आपको दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थे, तो पहला लॉ तो दोनों के लिए सेम है, रिफ्लेक्शन के लिए भी रिफ्रैक्शन के लिए भी. लेकिन दूसरा जो लॉ है वहाँ पर आई और आर इक्वल होते थे, लेकिन यहाँ साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होगा, हमेशा निश्चित रहेगा. जैसे आप आई बढ़ाओगे तो उसी रेशियो में आपका आर चेंज हो जाएगा, कि साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तो ये दो लॉज हैं आपके, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, अब जो हमें जानना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड आया एक, नीचे अभी जो हमने लॉ लिखा हुआ था साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू, ये स्नेल ने लॉ दिया था, इसलिए इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं. यानी कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड रूल है, स्नेल ने ही उसे दिया था, उस रूल को बताया था स्नेल ने, इसलिए इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं. कभी कभी आपसे पेपर में पूछ देता व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो आप यही बताओगे जो सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने आपको बताया है. ठीक है, अब हमें पढ़ना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का हो सकता है जो लाइट को पास करने के लिए अलाउ करे, उस मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा नंबर है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो ये बताएगा हाउ द लाइट इज डेविएटेड व्हेन पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम डिफाइन करते हैं. तो इसका डेफिनेशन हमारे पास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is defined as the ratio of speed of light in that medium speed of light in air or vacuum to the speed of light in that medium. Any refractive index mu is equals to speed of light
इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। दैट यूज़ किया है हमने, जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे उस मीडियम में। अगर इसको हम यूज़ करना चाहें वर्ड, तो आपको पता है एयर या वैक्यूम में स्पीड की लाइट c होती है, और जिस मीडियम में आप वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो उसमें अगर हम स्पीड v मान लें तो म्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा c/v। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और ये उसी मीडियम में स्पीड है जिस मीडियम का आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ठीक है, अब जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद हम जो है रिलेटिव, इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। एक्चुअली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्यों नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, क्योंकि जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आएगी इसका मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया हुआ है। ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तभी यूज़ होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। तो यहाँ पर दो मीडियम हो गए, एक तो जिस मीडियम से लाइट जा रहा है और दूसरा जिस मीडियम में लाइट जा रहा है। तो दो मीडियम है, अब दोनों मीडियम में आप किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं, किस मीडियम का लिख रहे हैं, जिस मीडियम से जा रहा है उसका कि जिस मीडियम में जा रहा है उसका लिख रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना रहता है, उसके लिए हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब कहीं भी लाइट एयर या वैक्यूम से किसी अदर मीडियम में जाए तो वहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो उस मीडियम का होता है जिसमें लाइट जा रहा है। जैसे यहाँ पर एक ग्लास स्लैब है, लाइट यहाँ पर हवा है, लाइट हवा से चला गया ग्लास स्लैब में, तो हमें जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे तो c/v लिखेंगे, यानी कि v जो है स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इस मीडियम का ही है, ये ग्लास का है। अगर ग्लास में जा रहा है तो वाटर में जा रहा है तो वाटर का है। लेकिन मान लीजिए कहीं लाइट जो है वाटर से, ये वाटर है और इसके नीचे ग्लास है, ग्लास में जा रहा है, वाटर से ग्लास में जा रहा है लाइट, तब जो है हमेशा जब ये फार्मूला लगाओगे तो अब यहाँ पर तो लाइट जा रहा है ग्लास से वाटर से ग्लास में, तब फिर हम कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, तो यहाँ पर हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि एक मीडियम एयर है या वैक्यूम है। ठीक है, उस सिचुएशन में हम म्यू इज इक्वल्स टू c/v यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वाटर से ग्लास में जा रहा है या ग्लास से वाटर में जा रहा है या किसी एक अदर देन एयर से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो वहाँ हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। तो आपको याद रखना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। हवा के रिस्पेक्ट में अगर हम, हवा या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर हम जो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, उनको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब आइए हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं क्या होता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम with respect to another medium is called, another medium के आगे मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ other than एयर या वैक्यूम।
एयर या वैक्यूम के अलावा अगर कोई मीडियम है, another medium is called relative refractive index. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, जहाँ पर अदर देन एयर या वैक्यूम है। अगर अदर मीडियम एयर या वैक्यूम है तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। इट्स कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको कैसे समझें, जैसे हम यहाँ पर लिखने का पहले तो पढ़ने का तरीका जान लें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है म्यू जी डब्लू, जो भी नीचे होता है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जो नीचे है यहाँ पर उसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर के रिस्पेक्ट में, ऊपर जो है उसके रिस्पेक्ट में, नीचे जो रहता है। इसको अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें तो म्यू जी अपान म्यू डब्ल्यू लिखेंगे। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को हम लिख सकते हैं इस तरह से, और इसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो इसको इसमें फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ये पढ़ने का जो तरीका मैंने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिख दें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विद रिस्पेक्ट टू वाटर पढ़ेंगे। या अगर हम इसको ऐसे लिख दें रिफ्रैक्टिव और यहाँ लिख दें डब्लू और यहाँ लिख दें ऑयल, इसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ऑयल। ठीक ना, यानी कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वाटर का है, ऑयल के रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में नहीं है। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो एयर को ना भी लिखें तो क्या माना जाएगा कि यहाँ पर एयर ही है। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर के रिस्पेक्ट में होता है हमेशा। एयर एब्सोल्यूट है, ठीक है, जहाँ नहीं कुछ मीडियम है तो वहाँ एयर है। ठीक, तो ये हो गया हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा। मान लीजिए अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास चाहिए, ठीक है, तो ये होता है आपका C बाई स्पीड इन ग्लास, VG लिख सकते हैं। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैंने डेफिनेशन बताया था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव लिखना है तो ग्लास में स्पीड नीचे रहेगा और एयर में स्पीड ऊपर। वहीं अगर वाटर का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना चाहें म्यू डब्लू, तो ये म्यू डब्लू हो जाएगा आपका C बाई V इन वाटर, स्पीड इन वाटर। और अगर ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में हम रख दें तो म्यू जी डब्लू की वैल्यू मिल जाएगा आपका म्यू जी अपान म्यू डब्लू। यानी इसको हम ये लिख सकते हैं, म्यू जी का जो वैल्यू होगा, म्यू जी का वैल्यू यहाँ पर निकाला जा चुका है C अपान वी जी डिवाइडेड बाई म्यू डब्लू का वैल्यू है C अपान वी डब्लू। तो वी डब्लू न्यूमरेटर में चला जाएगा, C से कैंसल, ये हो जाएगा वी डब्लू अपान वी जी। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर एक बार देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर लिखना है तो ये इसका फार्मूला बनेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास के लिए वेलोसिटी ऑफ ग्लास डिनोमिनेटर में आएगा और वाटर ऊपर। तो इसको हम याद कैसे करते हैं, देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है। अभी मैंने यहाँ पर लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यही ना आया हुआ है म्यू जी डब्लू, इसको पढ़ेंगे। इसका फार्मूला आया हुआ है वी डब्लू, यानी वेलोसिटी इन वाटर अपान वेलोसिटी इन ग्लास। देखिए इसको मैं इसलिए लिखता हूँ ऐसे, म्यू जी यहाँ पर नीचे है तो स्पीड जो होगा वो ग्लास में नीचे होगा, और ये ऊपर है टॉप पर तो ये ऊपर होगा। देखिए ग्लास नीचे है तो ग्लास में स्पीड नीचे, और डब्लू ऊपर है तो स्पीड इन वाटर ऊपर हो गया। तो ये हमारा जो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम और करते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को
हम वेवलेंथ के टर्म में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जान लेते हैं क्या होता है। इसको मिटा दें, इसको याद करने का तरीका आपको पता लग गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अगर मान लीजिए ऐसे ही हमें लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, अगर इसमें हमें लिखना है तो देखिए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे v, ऑयल में स्पीड नीचे है, चूँकि ये नीचे है, ग्लास में स्पीड ऊपर, ठीक है। अगर वहीं हमें लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विद रिस्पेक्ट टू, अगर हमें लेना है वाटर, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, केरोसिन नीचे है तो स्पीड इन केरोसिन नीचे और स्पीड इन वाटर ऊपर, ठीक है। इस तरह से हम याद रखेंगे कैसे लिखेंगे। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इसमें एक चीज़ और हमें जानना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंथ से क्या रिलेशन है। ठीक है, वेवलेंथ से क्या रिलेशन है, हमें वेवलेंथ के टर्म में अगर लिखना है तो एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है जो मैं शायद अभी बताया नहीं हूँ, आगे मैं आपको बताऊँगा जब आपको काज ऑफ रिफ्रैक्शन बताएंगे। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जैसे ये लाइट है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो अपने पाथ से क्या हो गया, डेविएट हो गया। तो इस डेविएशन के दौरान लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है, जो फ्रीक्वेंसी इस मीडियम में रहेगा वही फ्रीक्वेंसी दूसरे मीडियम में। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, या ऐसे भी कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस व्हेन लाइट रिफ्रैक्टेड। जब लाइट में रिफ्रैक्शन होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अब हमें यहाँ पर एक बात और जानना है कि वेवलेंथ से क्या रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। वेवलेंथ के टर्म में कैसे लिखेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के टर्म में क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू होता है c/v, ठीक है। अब आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट से जो वेवलेंथ का रिलेशन होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है c न्यू। एयर में वाटर किसी भी एयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो वेलोसिटी इंटू फ्रीक्वेंसी होगा। तो देखिए यहाँ पर c की वैल्यू तो हम लिख सकते हैं, सॉरी c इज इक्वल्स टू एन लेमडा होता है, न्यू लेमडा होता है। यहाँ पे c इज इक्वल्स टू होता है न्यू लेमडा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लिखें तो c की जगह हम लिख सकते हैं न्यू इंटू लेमडा। नीचे क्या लिखेंगे, नीचे तो हमारा स्पीड है, स्पीड इज इक्वल्स टू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इन दैट मीडियम। ये है एयर में और ये मीडियम में है, तो फ्रीक्वेंसी कट जाएगा, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, चूंकि दोनों जगह स्पीड दो मीडियम का है, ये एयर में स्पीड है, ये मीडियम में स्पीड है, लेकिन दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। तो फ्रीक्वेंसी जब सेम रहेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू मिल जाएगा वेवलेंथ इन एयर अपान वेवलेंथ इन मीडियम। अब बात आती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अगर हम लिखें ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इन ग्लास अपान वेलोसिटी अपान वाटर, वेलोसिटी इन वाटर, यानी लिख सकते हैं। इसको अगर हम चेंज करें तो वेलोसिटी को लिख सकते हैं न्यू इंटू लेमडा, और ये ग्लास में है, वेवलेंथ इन ग्लास इंटू न्यू, और न्यू इंटू लेमडा डब्लू, वी को लिख सकते हैं। न्यू न्यू कैंसिल, क्योंकि मैं ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होना है, ये हो जाएगा लेमडा जी अपान लेमडा डब्लू। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। इस बिहाफ पे जिस तरह रहेगा उस तरह से चेंज कर देंगे। जैसे अगर हमें लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, और यहाँ पर वेवलेंथ का टर्म लिखना है, तो देखिए वाटर नीचे है तो वेवलेंथ नीचे आया हुआ है, तो यहाँ पर आपका ऑयल नीचे है तो ऑयल नीचे आ जाएगा, ऊपर ग्लास है, ग्लास हो जाएगा। वेवलेंथ भी उसी
ऑर्डर में आपका जो है रहेगा। और एक और हमको यहाँ पर जानना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आप समझ गए, वेवलेंथ के टर्म में जो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, और यहाँ पर जो है वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन आ गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये वेवलेंथ इन एयर है, वेवलेंथ इन मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। तो इसको आपने देखा। अब जो है एक बस और इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे हमारे पास एक ये ग्लास स्लैब है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुआ, यहाँ नॉर्मल, और ये लाइट रिफ्रैक्ट हुआ यहाँ पर। तो इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। और अगर हमें इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है तो अभी आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा था, म्यू इज इक्वल्स टू होता है साइन आई अपान साइन आर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर इसके अलावा कुछ और रहता है, यहाँ पर रख देता अल्फा और यहाँ रख दिया बीटा, तब तो आई और आर नहीं आप जानते हैं, ठीक। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, या यहाँ पर आपका जो है ये बाहर जो है वाटर है, बाहर का मीडियम वाटर है और ये हमारा ग्लास है। तो अब से एब्सोल्यूट की बात होगी नहीं, यहाँ पर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएंगे, वाटर का और ग्लास का। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो यहाँ पर आएंगे, ऊपर भी साइन लिख देंगे, नीचे भी साइन लिख देंगे, ठीक। ग्लास नीचे है तो ग्लास वाला एंगल नीचे, ग्लास में जो एंगल है वो बीटा है, यहाँ लिख देंगे। वाटर ऊपर है और वाटर में जो एंगल है वो अल्फा लिख देंगे। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया स्नेल्स लॉ के बिहाफ पे। इस तरह से कुछ भी यहाँ पर होगा, अगर हमको यहीं पर लिखना रहता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो हम पहले साइन साइन लिख देंगे ऊपर नीचे, ठीक। वाटर कहाँ है, नीचे, तो वाटर में जो एंगल है, वाटर में जो एंगल है वो अल्फ़ा है, वो नीचे लिख देंगे, ये बीटा ऊपर लिख देंगे। ये हमारा हो गया। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है तो भी हम निकाल लेंगे, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में निकालना है तो भी। तो इस तरह से आप याद रखोगे, जो नीचे है उसके एंगल नीचे, जो ऊपर है उसका ऊपर, साइन साइन दोनों जगह रहेगा। इस तरह से आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ का लिख लिए। इसी का ही बहुत हम लोग यूज़ करेंगे आगे। इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने डिस्कस कर लिया। इस वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप जो है गूगल क्लासरूम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।